lump sum tax under monopoly इसको एक डायग्राम से हम समझ सकते हैं। रेवेन्यू एंड कॉस्ट, इकोनॉमिक प्रॉफिट। इसे दिखाते हैं पाई से। इस पर ले रहे हैं हम एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, मोनोपोली की स्थिति में एवरेज रेवेन्यू कर्व AR डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। y एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसके मिड पॉइंट से होकर क्या जाता है मार्कर, ये मार्कर। ओके, एवरेज कॉस्ट कर्व कुछ इस प्रकार का है। AC के मिड पॉइंट से होकर के लोएस्ट पॉइंट से, AC के लोएस्ट पॉइंट से होकर क्या जाएगा MC। इक्विलिब्रियम इसके अनुसार होगा। प्राइस क्या होगी, P होगी क्वांटिटी Q प्रॉफिट कितना होगा, ये प्रॉफिट होगा E पॉइंट BC। टोटल प्रॉफिट कितना होगा APBC। इकोनॉमिक कॉस्ट के रूप में हम दिखाना चाहें, सॉरी इकोनॉमिक प्रॉफिट के रूप में, उसको ऐसे हम दिखा सकते हैं। पाई GH, लंप सम टैक्स इंपोज किया जाएगा। तो लॉन्ग टर्म की बात करते नहीं है, लिखवाया आपको। लॉन्ग रन में क्या मिलेगा इसको, लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट क्या होगा, अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। MC कर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि लंप सम टैक्स है। तो लंप सम टैक्स इस तरह क्या है, स्थिर लागत के रूप में होगा, एवरेज कॉस्ट को प्रभावित करेगा। और एवरेज कॉस्ट मान लो, क्योंकि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उत्पादन के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
ACT संतुलन बिंदु वही रहेगा, इसलिए कीमत स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, न उत्पादन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं। ओके, एमसी कर और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। होगा क्या, जो भी टैक्स लगेगा वह टैक्स मोनोपोली के प्रॉफिट को कम करेगा, मोनोपोली के प्रॉफिट को कम करेगा। मान लिया कि ऐसा इस तरह का टैक्स इंपोज किया गया लमसम, जिससे जो उसका एवरेज कास्ट है उतना ही एवरेज रेवेन्यू भी है, दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है। तो ऐसी समय प्रॉफिट क्या होगा, इसका प्रॉफिट इस रूप में, इकोनॉमिक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स T, पाई के रूप में निकालते प्रॉफिट को। तो उत्पादन के स्तर में कोई कमी हुई, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड नो चेंज इन प्राइस लेवल इन केस ऑफ लम्प सम टैक्स अंडर मोनोपोली। ओके, कंप्लीट। डेल पी डेल क्यू, यही तो लिखा आपने, क्या लिखा देखो, अब यदि मान लो हम बात करें इसकी स्पेसिफिक टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स विशिष्ट कर अंडर कंपटीशन, क्या होगा इस स्थिति में, इसको समझने का प्रयास करिए। परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट में फर्में प्राइस टेकर होती हैं और इंडस्ट्री क्या होती है, प्राइस मेकर। इंडस्ट्री ये फर्म, रेवेन्यू एंड कॉस्ट वाई एक्सिस पर और यहां पर प्राइस, क्वांटिटी यानी आउटपुट लेवल क्यू, इंडस्ट्री का डिमांड कर, सप्लाई कर, यस बिफोर टैक्स, क्यू आउटपुट लेवल, इंडस्ट्री में प्राइस क्या हो जाएगा, ओपी, और यही अब क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल। परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट में
ए आर और एम आर दोनों क्या होते हैं फर्म के लिए बराबर। ओके, यदि ऐसा मान लें हम कि कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन की तरह कंडीशन में उत्पादन फर्म द्वारा किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति होगी। एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एमसी, उत्पादन की मात्रा स्मॉल क्यू, स्मॉल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों है? पॉइंट डी पर एम आर इक्वल टू एम सी, ए आर इक्वल टू एम आर बराबर होंगे फर्म के लिए। स्पेसिफिक टैक्स जब लगेगा तो ऐसी दशा में सप्लाई कर ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाता है। सप्लाई कर अंडर शॉर्ट रन किसमें हुआ है? ये SR का मतलब हो गया शॉर्ट रन। ठीक है, ऐसी स्थिति में कीमत कुछ इस प्रकार का होगा। बोलो, होगा नहीं होगा? ध्यान दीजिए, टैक्स कितना लगा है इसको समझने के लिए ये हो गया आपका T, स्पेसिफिक टैक्स कांस्टेंट रेट पर। दिख रहा है? ध्यान दो, आप क्या देख रहे हो? शॉर्ट रन में जो कर मिलेगा सप्लाई कर यस या साल होगा। लॉन्ग रन में जो कर होगा वो इस रूप में होगा। यस टी, ठीक है। ऐसी दशा में जो अब देखिए उसको इफेक्ट पे क्या लिखा है, उत्पादन क्या हो रहा है? मोनोपोली में 60 टन उत्पादन क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा? साठ टन उत्पादन की मात्रा स्पेसिफिक टैक्स में, स्पेसिफिक टैक्स देखो क्या है, ठीक है, ध्यान दो। लिखवाया ऐसा नहीं, लिखो स्पेसिफिक टैक्स अंडर कंपटीशन फर्म का डेल्टा पी क्या लिखा है? पॉजिटिव लेस देन टी, और क्वांटिटी निगेटिव लिखा है।
लॉन्ग रन में क्या दिया है? पॉजिटिव, और क्वांटिटी नो चेंज। इसके अनुसार हमको डायग्राम बनाना है, ठीक है। ए सी टी, ध्यान दो, और जितनी दूरी टी जो मात्रा है, जो टी है, वही टी यहां भी होगा और वही टी इनके बीच में भी होगा। MCT ये क्या करेगा? जो इस मार्जिनल कास्ट को प्रोवाइड करता है। ये पॉइंट हमने लिख लिया। ET इसको भी हम आफ्टर टैक्स, ध्यान दो। शॉर्ट रन में क्या होगा? ध्यान से सुनिए। शॉर्ट रन में क्या होगा कि सप्लाई का क्या हो जाएगा? SSR, इसके अकॉर्डिंग कीमत क्या हो गई? M। इसको हम लिख रहे हैं AR1 MR1, ये हो गया AR2 MR2, ठीक है। ध्यान दो, जब प्राइस स्वयं होगी तो एवरेज और मार्जिन रेवेन्यू का क्या होगा? स्वयं होगा, AR1 MR1 होगा। इसके अनुसार जो MCT है, जो टैक्स लगा है, इसके अनुसार क्या होगा? उत्पादन की मात्रा निर्धारित की जाएगी इसके अनुसार। 60 टन में, तो 60 टन में क्वांटिटी क्या हो रही है? ये हो गया Q1, ये है QT, क्या है? आप इसको QSR, क्या दो? AR MR दोनों क्या है? बराबर होंगे। 60 टन की सप्लाई कर रही है ना, 60 टन की सप्लाई करने क्या होगा? इसके अनुसार कीमत तो तय हो जाएगी, AR MR भी होगा। तो 60 टन में क्या मिल सकता है? यदि कास्ट हम मान लें, कास्ट यही चल रही है AC, मार्जिनल कास्ट के अनुसार क्या होगा? संतुलन बिंदु यहां मिलेगा, तो प्राइस क्या हो गई? बढ़ गई। लेकिन ये प्राइस जो है, जो चेंज इन प्राइस है फर्म के केस में, चेंज इन प्राइस आप देखो कितना है? यह है PM, चेंज इन प्राइस 60 टन में, लेकिन वास्तव में टैक्स कितना इंपोज किया गया? ये अमाउंट अधिक है, मान लो हमने लिख लिया यहाँ पर K। K बड़ा है या PM बड़ा है? तो क्या हो गया? लेस देन T। ये बात समझ में आई? ठीक है। लॉन्ग रन में क्या मिलता है? लॉन्ग रन में आप जानते हो, लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबिलिटी में क्या मिलता है? नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। जब लॉन्ग रन में जाएंगे, सप्लाई का क्या होगी? बहुत सारी फर्में ऐसी होंगी छोड़कर चली जाएंगी। जब टैक्स इंपोज किया जाएगा तो कास्ट स्ट्रक्चर उनका ऐसा होगा जो लॉस होने लगेगा। फिर क्या होगा? फिर सप्लाई कर और ऊपर की ओर जाएगी लॉन्ग रन, वो ST होगी, ठीक है। अब इसके अनुसार कीमत तय होगा, इस पॉइंट के अनुसार, इसके अनुसार तय होगा। इसके अनुसार तय होगा तो इंडस्ट्री का जो आउटपुट है वो क्या होगा? क्या होगा? QT। फर्म के लिए आउटपुट क्या होगा?
फर्म का आउटपुट लेवल वही है जो पहले था, वो क्यू, देखो क्यूटी लिखा है, ठीक है। प्राइस क्या होगी, जो पहले थी 60 रन में उससे अधिक बढ़ जाएगी, यानी अब जो चेंज इन प्राइस है लॉन्ग रन में, ये तो 60 रन में था, 60 रन में डेल क्यू क्या था, बोलो, निगेटिव था। लॉन्ग रन में क्या लिखा आपने, डेल पी क्या हो गया, डेल्टा पी फर्म के लिए इक्वल टू टी, यही तो मात्रा यहां पर है, इतना ही बड़ा, पहले वो भी था, इतना हो गया, इतना ही टैक्स है, वो टैक्स बराबर कीमत क्या हो गई, बढ़ गई, एंड जो भी टैक्स लगा था वो पूरा का पूरा क्या हो गया, कंज्यूमर पर शिफ्ट हो गया, पूरा का पूरा कंज्यूमर। 60 रन में तो पूरा कंज्यूमर पर शिफ्ट नहीं होगा, बल्कि कुछ क्या करेगा, फर्में वहन करेंगे, लेकिन फर्में वहन करेंगे तो लागत उनकी बढ़ेगी, बहुत सारी फर्में क्या होंगी, बाहर चली जाएंगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो फिर कीमत क्या होगी, सप्लाई कम होगी, कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। तो जो फर्में पहले उत्पादन कम कर रही थी क्या करेंगे, कीमत बढ़ने से फिर उत्पादन को क्यू या सार से बढ़ा करके क्या करेंगे, क्यू पर करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो लॉन्ग रन में जो डेल्टा क्यू है उसमें क्या है, नो चेंज, फर्म के केस में, ओके। इंडस्ट्री के केस में क्या लिखा है, निगेटिव, 60 रन में भी और लॉन्ग रन दोनों में, ठीक है। देखो क्या लिखा है, 60 रन में क्या लिखा है, लॉन्ग रन में भी निगेटिव है, और ग्रेटर देन, यस 60 रन पे ध्यान दो, इस पॉइंट को ध्यान दो, ये 60 रन का है ना, ये क्या है, क्यू एस आर वाला है, ठीक है। पहले उत्पादन यह था, टैक्स लगने के बाद उत्पादन क्या हुआ, 60 रन में क्यू एस आर हुआ, कम हुआ, यानी फर्म का जो चेंज है 60 रन में, जो इंडस्ट्री का 60 रन में क्या हुआ, क्वांटिटी क्या हुई, क्वांटिटी 60 रन में हम बात करें तो चेंज इन क्वांटिटी क्या हो गई, निगेटिव। लॉन्ग रन में क्या हो गया, निगेटिव है, लेकिन 60 रन से क्या है, और कमी हो गई, वही तो लिखवाया हमने। तो क्या हो जाएगा कि डेल्टा क्यू क्या होगा, निगेटिव एंड ग्रेटर देन 60 रन इम्पैक्ट, लिखवाया है, कुछ चीजें प्रूफ हो रही नहीं हो रही। यह है स्पेसिफिक टैक्स अंडर कंपटीशन इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, बोथ फॉर फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज आल्सो, ओके। कितना इंटरेस्टिंग है कि नहीं, जो बात है हम लोगों ने, इसीलिए मैंने पहले आपको समराइज करके नोट करा दिया, ताकि उससे एक आपको हेल्प मिले, समझ में चीज़ें आएँ कि जो हम कह रहे हैं उसके अनुसार चीज़ें हैं कि, ओके। बन गया, क्लीन करें इसको, जल्दी बनाओ। वो भी टी है और ये भी मैंने बताया, ये भी क्या होगा, इसके इसके बीच की दूरी, ये भी स्मॉल टी ही होगा, स्मॉल टी। एमसी यानी एमसी टी माइनस एमसी, ये भी क्या होगा, टी होगा, एसी टी माइनस
AC ये भी क्या होगा, T होगा, और वो तो आप लिखे हो उतना ही टैक्स लगा है शॉर्ट टर्म में। ये चेंजेज आते हैं, क्लीन करें। अब स्पेसिफिक टैक्स अंडर मोनोपोली, ओके। इसमें देखो स्पेसिफिक टैक्स अंडर मोनोपोली की स्थिति में क्या होगा, आपने उसके प्रभाव को लिखा है, ठीक वैसे ही डायग्राम बनाइए। क्वांटिटी इकोनॉमिक प्रॉफिट पाई रेवेन्यू एंड कॉस्ट वाई एक्सिस पर, एवरेज रेवेन्यू बिफोर टैक्स, इस पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। किस पर प्रभाव पड़ता है, कास्ट कर पर। मार्जिनल रेवेन्यू वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसके बीच से होकर जाएगा। एमआर कर, एसी इसके न्यूनतम बिंदु से एमसी संतुलन बिंदु ई पॉइंट क्यू प्रोडक्शन हो गया क्यू, प्राइस पी, इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए सेम वही प्रोसीजर। इकोनॉमिक प्रॉफिट बिफोर टैक्स पाई, यदि अब स्पेसिफिक टैक्स इंपोज किया जाएगा तो ऐसी दशा में क्या होगा, बोलो। एवरेज कास्ट ऊपर की ओर शिफ्ट होगा,
जितना डिस्टेंस इसमें है उतना ही डिस्टेंस मार्जिनल कास्ट में होना चाहिए। MCT ये हो गया ACT, ध्यान दो। इसके अनुसार जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा उसको हम कैसे खींचेंगे? संतुलन बिंदु कहां मिल रहा है इसके अनुसार? इस पॉइंट पर उत्पादन क्या हो गया? QT इकोनॉमिक प्रॉफिट का जो शेप होगा यहां पर मैक्सिमम पे होगा पॉइंट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम होगा, और यहां कट कर रहा है इसलिए यहां न्यूनतम होगा। यहां पर कट कर रहा है इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा इकोनॉमिक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ऐसी दिशा में क्या देख रहे हो आप? ये पॉइंट हो गया ET, ये पॉइंट, ये टैक्स के पूर्व संतुलन बिंदु था। ये पॉइंट E टैक्स के पूर्व संतुलन बिंदु, और ये क्या है? टैक्स के बाद। कितना कीमत होगा? इसको y अक्ष के समानांतर खींचते हुए आप ले जाइए और एवरेज रेवेन्यू को जहां कट करता है, एवरेज रेवेन्यू ये मिल गया। प्राइस क्या तय हो गई? PT। ठीक है, PT ये मात्रा है Q, ये मात्रा क्या है? आपका टैक्स क्वांटिटी। अंडर मोनोपोली चेंज इन प्राइस क्या रहा? बोलो, पॉजिटिव या निगेटिव? कीमत बढ़ी है कि कम हुई है? कीमत क्या हुई है? पॉजिटिव। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट टैक्स लगने के बाद आप देखो क्या लिखे हो? क्या लिखे हो? प्राइस क्या लिखे हो? पॉजिटिव, और क्वांटिटी क्या हो जाएगी? यानी जितना टैक्स लगा है मोनोपोली के केस में, यदि स्पेसिफिक टैक्स इंपोज किया जाता है तो जितना टैक्स लगा है पूरा का पूरा टैक्स वो शिफ्ट नहीं कर पाएगा। टैक्स की मात्रा यही, कीमत की मात्रा क्या है? आपने शायद लिखा है क्या? लेस देन T लिखा है। T के बराबर होगा जब क्या लिखा है? जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो? 0, तब होगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 नहीं है, 0 नहीं। इसलिए जो T डेल्टा P इज लेस देन स्पेसिफिक टैक्स। इस तरह से जितनी बातें आपको बताई गई थी कि जब भी टैक्स इंपोज करेंगे तो कैसे क्वांटिटी में और कैसे प्राइस में चेंजेज होंगे, कितना जो फर्म है मोनो कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन के केस में फर्म के उत्पादन कितना प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, उसके रेवेन्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एंड टैक्स कितना शिफ्ट कर पाएगा, और इंडस्ट्री के केस में क्या होगा। ठीक इसी तरह से मोनोपोली के केस में भी जब स्पेसिफिक टैक्स इंपोज करते हैं हमको यह स्थिति मिलती है। एक छोटा सा और करना हम लोग, स्पेसिफिक टैक्स अंडर
ओलिगोपोली, किसकी बात कर रहे हैं हम? ओलिगोपोली क्या होगा ये समझने की जरूरत है। ओलिगोपोली के केस में आप जानते हो कि कुछ ही फर्में होती हैं, कुछ ही फर्में होती हैं, और इसमें प्राइस लीडरशिप का कॉन्सेप्ट होता है। कोई एक बड़ी जो फर्म होती है वो क्या करती है, उसको क्या बोलते हैं? लीडर। वो फर्म क्या करती है? लीडरशिप। उसी की लीडरशिप में प्राइस का डिटर्मिनेशन संभवतः होता है। इसमें जो डिमांड कर्व होता है फर्म का, वो कैसा मिलता है हमको? किंग्ड होता है। ओलिगोपोली के केस में डिमांड कर्व कैसा होता है? किंग्ड होता है। और किंग्ड होने से वजह से जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। यानी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व में एक ओलिगोपोली गैप मिलता है। क्या बोलते हैं उसको? ओलिगोपोली गैप या रेंज का, जो खाना है ये हमारा रेंज कहो या ओलिगोपोली गैप कहो, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? डिमांड कर्व जो ओलिगोपोली के केस में किंग क्यों होता है? क्यों होता है? जैसा कि आप जानते हो, आपने पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, आपने पढ़ा होगा कि फर्मों के बीच में एक कंपटीशन होता है। फर्मों के बीच में कंपटीशन होता है, उसमें छोटी फर्म भी होती है, बड़ी फर्म भी होती है। यदि कुछ इस प्रकार का रेवेन्यू एंड कॉस्ट, क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर, एवरेज रेवेन्यू, ये पॉइंट कौन सा है? किंग पॉइंट। ठीक है, किंग क्यों होता है अभी बात करें। ये मार्कर ए बी क्या है? ओलिगोपोली गैप है ए बी, जो इसके वजह से होता है। डिमांड कर्व किंग इसलिए होता है कि कोई भी फर्म यदि अपने उत्पाद की कीमत को बढ़ा करके, कीमत को घटा करके सेल को मैक्सिमाइज करना चाहती है, जैसे कोई एक फर्म ओलिगोपोली फर्म अपनी कीमत को घटाती है, वैसे ही ओलिगोपोली में जो अन्य फर्में होती हैं क्या करती हैं? रिटेलिएट करती हैं। वो भी क्या करती हैं? वो भी अपनी कीमत को घटाना शुरू कर देती हैं। तो जो ओलिगोपोली फर्म कीमत को घटा करके जो सेल को बेचना चाहता था, क्योंकि दूसरी फर्में भी रिटेलिएट करती हैं, उसी तरह का रुख अपनाती हैं, वो भी अपनी कीमत को क्या करती है? कम करने लगती हैं। तो ऐसी दशा में फर्म जितना सेल करना चाहती थी उतना कर नहीं पाती है। तो प्राइस में क्या करती है?
अधिक कम करना पड़ेगा, लेकिन सेल बहुत अधिक नहीं बढ़ेगा। जब कीमत में परिवर्तन के साथ कीमत में कमी करें और मांग में उतनी वृद्धि न हो पावे तो क्या होगा? कम लोचदार हो जाएगा। मांग में कैसा होगा? जो नीचे वाला पोर्शन क्या है? ये कम लोचदार है, लेस इलास्टिक इन कंपेरिजन टू इसके ऊपर वाला ये जो हिस्सा है, ये के ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये किंग हो गया। यानी क्यों ऐसा होगा? क्योंकि कोई फर्म यदि अपने प्राइस को, फर्म अपने प्राइस को कम करती है, अपने उत्पाद कैसे होते हैं? उत्पाद लगभग क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, उसमें बहुत अंतर नहीं होता। जैसे कीमत को कम करेगी कोई फर्म, दूसरी फर्म में क्या करेगी? अपनी कीमत कम करेगी। तो इसलिए कीमत कम करने के बाद किसी फर्म का, इस फर्म के उत्पाद की जो मांग है बहुत अधिक नहीं बढ़ पाती। तो कीमत में परिवर्तन के सापेक्ष यदि मांग में परिवर्तन नहीं हो रहा अधिक, इसका मतलब मांग की लोच क्या हो गई? डिमांड ही करनी तो है यार, क्या डिमांड कर रहे हैं, डिमांड कर होता है, इसलिए ये क्या हो गया? लेस इलास्टिक हो गया। लेकिन कोई फर्म यदि अपनी कीमत को बढ़ाना चाहे तो नहीं बढ़ाए, कीमत कम करते हैं तब तो फर्में रिटेलिएट करती हैं, कम करती हैं। तो कीमत बढ़ा करके कोई इसमें प्राइस, यदि कीमत को बढ़ाना चाहे, ठीक है, कीमत बढ़ा देगा तो उसका मांग क्या हो जाएगा? बहुत अधिक कम हो जाएगा। बात समझ? कीमत कम किया, कीमत कम करके मांग बढ़ना चाहिए, लेकिन मांग क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि अन्य फर्में उसको फॉलो करने लगेंगी, इसलिए मांग नहीं बढ़ा। तो कीमत परिवर्तन के सापेक्ष मांग में परिवर्तन कम था, कीमत में कमी के कम, मांग में जो वृद्धि थी क्या बहुत कम होगी, इसलिए मांग की लोच कम लोचदार हो। लेकिन कोई फर्म यदि कीमत को बढ़ाती है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, तो क्या होगा? उसका सेल बहुत कम होगा। इसका मतलब कीमत में जो वृद्धि हुई उसके सापेक्ष मांग में कमी, फर्म के मांग में कमी क्या होगी? बहुत अधिक हो जाएगी। तो क्या हो गया? मांग कम, मांग कैसा होगा? अधिक लोचदार होगा, इसलिए अधिक लोचदार हो गया। अधिक लोचदार हो गया, एक कम लोचदार, इसीलिए प्राइस रिजिडिटी पाई जाती है। यानी वह कीमत जो लीडरशिप फर्म तय करती है, लीडरशिप फर्म तय करती है। बात समझ में आ रही है? लीडरशिप फर्म क्या करती है? कीमत को तय करती है, ठीक है। उससे कम कीमत कोई करेगा कोई फर्म, तो उसका डिमांड कर कैसा होगा? कम इलास्टिक होगा। बढ़ाना चाहता है कोई फर्म, तो उसका मांग बहुत कम होता है, उसके उत्पाद का मांग बहुत कम होता है, इसीलिए किंग मिलता है, ठीक है। प्राइस की रिजिडिटी इसी पर होती है, इसी पर रिजिड करता है, स्थिरता बनी होती है, बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है। अब हमको ये बात करना है कि जब टैक्स इंपोज करेंगे तो क्या प्राइसेस में चेंज होंगे या नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। ध्यान, आपने पढ़ा है। एवरेज कास्ट कर बिफोर टैक्स इस प्रकार का एसी, मार्जिनल कास्ट कर इसकी न्यूनतम बिंदु शो कर जाएगा, उत्पादन कितना किया जाएगा ये संतुलन बिंदु हो गया, ई जो बी था क्या वो ये संतुलन बिंदु हो जाएगा, क्यू कीमत कितनी होगी ये तय हो गई, प्राइस कम। जैसे ही टैक्स इंपोज करोगे क्या होगा, टैक्स इंपोज करोगे एसी कर क्या हो जाएगा, एसीटी हो जाएगा ऊपर की ओर, एमसी कर भी क्या होगा, एमसीटी होगा। एमसीटी संतुलन क्या मिल गया, ईटी। उत्पादन की मात्रा में कोई चेंज हुआ नहीं, कीमत में कोई चेंज हुआ नहीं, नो चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन क्वांटिटी।
टैक्स इतना लगा कि वह जो मोनोपोली गैप है उसी के भीतर ही एवरेज कॉस्ट कर्व है। एवरेज कॉस्ट कर्व में इतना विवर्तन नहीं हो पाया कि वो रेंज से बाहर चला जाए, ठीक है, बल्कि उसके भीतर ही। कब चेंज होगा? इतना टैक्स लगा दिया जाए कि एवरेज कॉस्ट कर्व कहां चला जाए? इसके ऊपर चला जाए। मान लो इस रूप में हो जाए, ऐसी दशा में AC T2 MC T2 संतुलन कहां मिलेगा? जहां AR MC बराबर कट करेंगे, इसके अनुसार उत्पादन क्या हो गया? QT2, यहां क्या था? QT1 QT था, उत्पादन में कोई चेंज नहीं था। यहां क्या हो गया? टैक्स लगाया T2, संतुलन मिल गया UT2। कीमत क्या होगी? इसके अनुसार से होगी। इतना टैक्स इंपोज कर दिया जाए, स्पेसिफिक टैक्स, कि वो रेंज से बाहर चला जाए एवरेज कॉस्ट कर्व। तो ऐसी दशा में क्वांटिटी कम हो जाएगी और प्राइस क्या होगी? बढ़ जाएगी। यानी कुछ मात्रा, कर का कुछ मात्रा ओलिगोपोली फर्म क्या करेगी? शिफ्ट करेगी। यदि कर लगने के बाद लागत में इतना परिवर्तन नहीं हो पा रहा है कि वो मोनोपोली गैप या रेंज से बाहर चला जाए एवरेज कॉस्ट कर्व, ऐसी दशा में नो चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में कोई शिफ्टिंग नहीं हुई, टैक्स शिफ्टिंग नहीं होगी और ना ही क्वांटिटी पर कोई प्रभाव पड़ेगा। इसके जब बाहर जाएगा, रेंज के बाहर, तभी क्वांटिटी कम होगी और टैक्स की शिफ्टिंग पॉसिबल होगी इन टर्म्स ऑफ प्राइस, जो कंज्यूमर ठीक है। डिपेंड ये भी करता है जो कि जो टैक्स लगाया गया है वह सबसे अधिक किसको प्रभावित कर रहा है। यदि छोटी छोटी जो ओलिगोपोली फर्म हैं उसमें छोटी फर्मों को टैक्स प्रभावित कर रहा है तो फिर वो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि छोटी फर्मों को अपना लाभ कम करना पड़ेगा। छोटी फर्मों को क्या करना पड़ेगा? टैक्स सहन करना पड़ेगा। जो लीडरशिप फर्म है, जो नेतृत्व करने वाली फर्म है, उस पर यदि प्रभाव पड़ता है टैक्स का, तो ऐसी स्थिति में प्राइस की शिफ्टिंग संभव